हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रत्याहार पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस महीने हमारा एमपीपीएससी का प्री होने वाला है और उसमें यूनिट 6 दी हुई है, ठीक है? जिसमें इकोनॉमिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब वैसे तो मैंने इकोनॉमिक्स सर्वे पे अपने बहुत विस्तृत लेक्चर डाले हुए हैं, लगभग 8 से 9 लेक्चर होंगे, ठीक है? कोई भी है ना आधे घंटे से ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप चाहो तो उसको 1.25 1.50 में देख सकते हो। मगर फिर भी उसमें से मैंने कुछ-कुछ जो है ये समरी टाइप का ये निकाला हुआ है, जो आप लोगों को पेपर में हेल्प कर सकता है, क्योंकि प्री में जो है सीधे-सीधे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो पहला चैप्टर की समरी है ये, इसमें क्या है आर्थिक स एक समीक्षा, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी एंड ओवरव्यू। तो ग्रोथ रेट अगर आप देखो वृद्धि दर कांस्टेंट प्राइस पे कितनी है मध्य प्रदेश की 7.06 है और करंट प्राइस पे कितनी है हमारी 16.43 है, ठीक है? ये ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए। और अभी आपने देखा होगा कल परसों में कि है ना मध्य प्रदेश की जो सॉरी भारत की जो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ है वो कितनी बताई गई है 8.2%, ठीक है? तो ये भी आप याद रखिएगा, ये कल का ही करंट अफेयर है। कल आप लोगों ने अगर आप न्यूज़ वगैरह देख रहे होगे तो ये चीज़ आपने ज़रूर देखी होगी, ठीक है? और अब क्या है ना यार, मैं है ना एमसीक्यू वाली सीरीज इसलिए नहीं चलाता क्योंकि मेरे को एमसीक्यू वाला समझ में नहीं आता कंसेप्ट। ये है ना एक क्वेश्चन दे दिया उसमें 4 एबीसीडी करके दे दिए। ऐसे तो क्या हुआ कि वो जो एमसीक्यू दिया है बस उसी उसी को कवर करेंगे। इसलिए मेरे को लगता है कि पहले आप है ना थ्योरी पढ़ो, थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन वगैरह पे हमें सॉल्व करना चाहिए, ठीक है? अभी क्या है इतना टाइम नहीं है, नहीं तो मैं एमसीक्यू सीरीज भी चलाता, मगर मुझे लगता है कि ये वाली चीज़ आपको ज़्यादा फायदा करेगी। 2020-21 20-21 से 21-22 में, है ना? कंपेयरिंग करेंगे अगर 20-21 से, तो हमारी ग्रोथ रेट कितनी हुई है? 10.43 की ग्रोथ रेट हुई है, ठीक है? ये वाली जो ग्रोथ रेट है अगर इसकी हम बात करें, तो ये बेसिकली बेस ईयर से कंपेयर किया जाता है, ठीक है? बेस ईयर से कंपेयर करते हैं और ये लास्ट ईयर से कंपेयर हो रहा है। अब जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं था कि ये करंट प्राइस पे हो रहा है कि कांस्टेंट प्राइस पे हो रहा है। वैसे भी कांस्टेंट प्राइस पे तो कर भी नहीं सकते क्योंकि कांस्टेंट प्राइस तो 2011-12 की ली जाती है ना। ये तो वैसे भी 2020-21 को हम कंपेयर कर रहे हैं। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, है ना? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, इसमें ग्रोथ रेट कितनी रही है? तो प्राइमरी में 5.24 है, सेकेंडरी सेक्टर में 5.42 है और टर्शियरी में 9.99 है, ठीक है? तो इसको कैसे याद कर सकते हो? 5 तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है? 5.24 ये हो गई इसकी, फिर 5.24 को 42 कर दोगे तो सेकेंडरी सेक्टर की आ जाएगी और 9.99 तो याद हो ही जाएगा कि ये जो नंबरिंग है वो है ही इतनी धांसू की, देखते से ही याद हो जाएगा वो चीज़ और आप आसानी से क्वेश्चन अगर आया तो उसपे टिक मार लोगे, है ना? पर कैपिटल इनकम में अगर देखें क्या स्थिति रही है मध्य प्रदेश की, तो पर कैपिटल इनकम जो है वो 65,023 रुपए रही है कांस्टेंट प्राइस पे अगर हम देखें। और करंट प्राइस पे अगर आप देखें तो 1,40,583, ठीक है? लास्ट ईयर में अगर देखें ना तो एग्जैक्ट तो मेरे को याद नहीं है मगर 61,000 के आसपास थी और ये 1,21,000, अच्छा ये लिखा भी है, 61,534 थी 2020-21-22 में। और ये करंट प्राइस पे अगर आप देखोगे तो 1,21,594, ठीक है? अब ये जो है ये इतना परफेक्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है, मगर ये ज़रूर याद रखिएगा, ये 65,023, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये फॉरेस्ट का पेपर हुआ था, फॉरेस्ट पेपर हुआ था मेंस वाला, ठीक है? मेंस वाला पेपर हुआ था 2021 का या फिर 22 का है, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है? करंट प्राइस पे कितना है? 1,40,000, अच्छा, और उन्होंने है ना पूरा एग्जैक्ट डेटा दिया हुआ था, है ना? मतलब ऐसा भी नहीं कि 65,000 से अधिक है या 61,000 है या 62,000 है, नहीं, पूरा ऐसा एग्जैक्ट लिखा हुआ था, 65,023 ऑप्शन में था। तो आपकी करंट प्राइस में कितना है? 1,40,583, ठीक है? इसको याद रखिएगा। अब क्या है कि अगर इसको हम कंपेयर करें कि किसमें कितना-कितना बड़ा है, अच्छा ये जो है ना ये बेस ईयर में अगर आप देखोगे तो 38,457 मेरे को जहाँ तक ध्यान आ रहा है, ये हमारी पर कैपिटल इनकम हुआ करती थी बेस ईयर में 2011-12 में अगर आप देखोगे, ठीक है? कांस्टेंट प्राइस पे अगर आप देखोगे तो कांस्टेंट प्राइस पे हमारी 5.67 बड़ी है, ठीक है? याद करने में दिक्कत हो रही है तो 5, 6, 7 मैंने तो ऐसे ही याद कर लिया था, 5 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 7 आता है और यहाँ पे बीच में पॉइंट लगा दो, तो 5.67। करंट प्राइस पे अगर आप देखोगे तो 15.62 बड़ा है। 15, 5 के बाद क्या आता है? 6 और 1 के बाद क्या आता है? 2। तो ऐसी रीज़निंग लगा के मैंने इसको याद कर लिया था, ठीक है? आप भी चाहो तो अपनी कोई ट्रिक वगैरह बना लो और इसको याद कर लो क्योंकि ये फैक्ट्स बहुत खतरनाक हैं।
अगर आपने ये पेपरों में लिख दिए या प्री वगैरह में आ गया तो आप 2 नंबर आसानी से दूसरों से आगे निकल जाओगे। मेंस में अगर आपने ये लिख दिया तो मेंस में आपको तो फिर बल्ले ही बल्ले होने हैं। डेट टू जीडीपी रेशियो का मतलब ये होता है कि जो भी आपकी जीडीपी है उसमें ऋण का हिस्सेदारी कितनी है। तो 2005 में ये 39.5 हुआ करती थी। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भारत सरकार की मदद से बहुत प्रयास किए, फिर ये कम हो गया, कितना 22.6% हो गया। मगर फिर 2020 में कोरोना आ गया, जिस कारण से हमारा जो डेट टू जीडीपी रेशियो था ये फिर से बढ़ गया और 29% हो गया। ठीक है, अभी हाल ही में क्या है कि कईयों हमारी स्कीम्स चल रही है, जैसे लाडली बहना योजना है, अलग अलग स्कीम्स है, तो इसके कारण आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश का जो वो था, क्या बोलते हैं, लोन वाला सीमा थी, वो काफ़ी, जो एक्सट्रीम सीमा होती है ना, वो वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। तो अब भारत सरकार जो है वो मध्य प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उस पर विशेष नज़र रखे हुए है। ठीक है, वैसे विशेष नज़र क्या, अभी अरविंद केजरीवाल फ्री में देता है तो लोग उसका विरोध करते हैं, और यहाँ पे जो फ्री में बांटा जा रहा है तो वो सब अच्छा है, क्योंकि वो बीजेपी कर रही है ना, पार्टी पार्टी का अंतर आ जाता है बस। फिर अगर आप देखोगे तो इरिगेशन एरिया, सिंचित क्षेत्र में क्या स्थिति हुई है, तो सिंचित क्षेत्र जो है पहले 12,515 हेक्टेयर हुआ करता था, जो कि बढ़ के 12,881 हेक्टेयर हो गया है। परसेंटेज में अगर आप देखोगे तो 2.93% का वृद्धि हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट की अगर आप बात करो, औद्योगिक विकास दर, तो ऊपर हमने देखा ही था। ठीक है, ऊपर हमने क्या देखा था कि 5.24 प्राइमरी सेक्टर था, 42 को उल्टा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 42, ये हमारे औद्योगिक क्षेत्र की विकास दर है। ठीक है, फिर आगे क्या आता है कि 2020-21 में हमारे यहाँ 1.87 लाख एमएसएमई सूचीबद्ध थे, जिससे लगभग 15 लाख जॉब बने हैं। और 2022-23 में 2.13 लाख एमएसएमई रजिस्टर हुए, जिससे लगभग 11.5 या 11,30,000 जॉब्स क्रिएट हुए हैं। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, 20-21, ये वाला क्वेश्चन 2021 के मेंस में पूछा था इन लोगों ने कि 2020-21 में कितने एमएसएमई रजिस्टर हुए और उससे कितने जॉब जनरेट हुए हैं। ये मेंस का क्वेश्चन है ये। फिर खनिज वगैरह के ऊपर अगर आप बात करो तो ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन कि सकल कोयला उत्पाद में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है, क्या रैंकिंग है, तो ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। और ये जो इम्पोर्टेंट है वो ये वाला है। ठीक है, कि खनिज क्षेत्र का योगदान मध्य प्रदेश की जीडीपी में कितना है, 3.18% है। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ माइनिंग एंड क्योरिंग सेक्टर, है ना, तो 3.18% है। अब इसको याद रखिएगा, है ना, कि मध्य प्रदेश में इकोनॉमिक सर्वे में से ये वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं बिजली के ऊपर। बिजली में क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में, तो इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस की स्थिति है हमारी कब से, 2017-18 से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये वाला, है ना, कब से हम लोग सरप्लस की स्थिति में है, 2017-18 से। अब सरप्लस वगैरह क्या होता है भाई, ये देखो, ये बहुत छोटी मोटी चीजें हैं, मैं नहीं समझाऊंगा ये सारी चीजें, है ना। इलेक्ट्रिसिटी यूसेज, बिजली उपभोग के कौन से एरिया में होता है मध्य प्रदेश में, अगर आप देखोगे ना तो एग्रीकल्चर, और शायद से इंडिया लेवल पे भी एग्रीकल्चर में ही सबसे ज्यादा यूज होता है। मगर जब सेकंड लेवल की बात आती है ना, तो इंडिया में सेकंड पे इंडस्ट्री आ जाती है, इंडस्ट्रीज में यूज होता है। मगर मध्य प्रदेश में अगर आप देखोगे तो घरेलू सेक्टर में यूज होता है, कितना, 27.6%, और ये 42.6%। ठीक है, 42.6%, 42.6, 4+2 कितना होता है, 6, तो पॉइंट के बाद क्या आ गया, 6, है ना। ऐसी ही कुछ बकवास बकवास ट्रिक है। अब क्या होता है, ट्रिक जो होती है ना वो ऐसी बनानी चाहिए कि आप जब ऑप्शन देखो ना तो आपको ध्यान रहे कि हाँ यार इसी से संबंधित बनाया था, है ना। ट्रिक याद करने के लिए कुछ अलग से ट्रिक बनाओगे तो वो नुकसानदेह है, कभी ना कभी आपको धोखा मिल ही जाएगा उस पर। तो बिजली उपभोग में क्या हो गया, एग्रीकल्चर है 42.6, और घरेलू में क्या है, 27.6। ठीक है, फिर आते हैं ट्रांसपोर्टेशन पे। ट्रांसपोर्टेशन में हमें क्या स्थिति देखने को मिलती है, तो कंट्रीब्यूशन इन स्टेट इकोनॉमी, स्टेट की इकोनॉमी में आर्थिक स्थिति में क्या योगदान है, 27.08% है। 2020-21 से बढ़ा है, ये इंक्रीज बाय 27.08% इन, एंड इन 2021-22 में कितना था, 14.14-15%। ठीक है ना, 2021 में कितना था, ये इंक्रीज हुआ है 14.14% से। मतलब यार ये वाला जो डेटा था ना, ये मेरे को भी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था, ये क्या बोलना क्या चाह रहे हैं ये, है ना, इंग्लिश हिंदी दोनों में देखा था। बस आप, है ना, ये नंबर याद रख लीजिएगा। अच्छा, 27.08% 2021 में था, और 21-22 में कितना हो गया, ये 14.15% हो गया है ना।
फिर है प्रचलित भावों पर जीवीए में क्या है, इस क्षेत्र ने 2.16 अंश की भागीदारी रही है और स्थिर भावों पे अगर आप देखोगे तो 2.76 की भागीदारी रही है। ठीक है, इसको भले भूल जाओ ना, इसको जरूर याद रख लेना, प्रचलित भावों पे कितनी भागीदारी रही है 2.16 और स्थिर भावों पे 2.76। मतलब ये वाला कुछ खतरनाक हो गया। जनरली क्या होता है कि प्रचलित भाव पे ज्यादा निकलता है और जो स्थिर भाव रहते हैं ना उसमें कम रहता है, मगर उसमें भाई यही वाला लिखा हुआ था। और है ना, हाँ ये क्या है कि मैंने जैसे आपको बताया कि मैं इसके ऊपर लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, इसी के साथ साथ ये वाला फैक्ट जो है आप अपने स्तर पे भी इसको चेक करके जरूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर इसमें से क्वेश्चन आ गया और वो गलत हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा भैया। है ना, आप लोग इसको अपने स्तर पे भी चेक करिएगा। ये आपको पहले वाले चैप्टर में मिलेगा, ये वाला ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर आते हैं। अब भाई देखो, एक चीज़ मैंने ये भी नोटिस करी थी कि एमपीपीएससी जब भी स्कीम्स वगैरह पूछता है तो इसके दो सोर्स होते हैं, एक तो होता है करंट वाला। ठीक है, करंट वाला, और दूसरा होता है इसका इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, अब करंट से क्या है कि जिस अब जैसे 2024 चल रहा है, ठीक है, तो 2024 चल रहा है ना, तो ये 24 में ही जो योजना शुरू हुई है ना वही पूछेगा, जैसे कौन सी, रानी दुर्गावती अन्न योजना। ठीक है, इसके आने की संभावना है क्योंकि इसी साल शुरू हुई है। कब शुरू हुई थी, ये 3 जनवरी को शुरू हुई थी। एसटीएससी से संबंधित है, योजनाओं पे मैंने लेक्चर अपलोड करके रखा हुआ है, उसमें सबसे पहली योजना मैंने इसी को बताई है। और दूसरा जो आता है ना वो ये आता है आपका इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे में जो योजनाएं रहती है ना वो पूछता है ये। तो गाँव की बेटी योजना, ये फॉरेस्ट का पेपर हुआ था ना, फॉरेस्ट मेंस, कौन कौन से, 2021 का हुआ है और 2022 का हुआ है। तो दोनों में आया है ये क्वेश्चन। 2021 में पूछा था, मतलब एक बार ये आया कि गांव की बेटी योजना किस से संबंधित है, या फिर ये आया था कि किस राज्य से है। और दूसरा आया था 2022 में कि गांव की बेटी योजना किस डिपार्टमेंट के अधीन है। तो डिपार्टमेंट कौन सा था, उसमें उच्च शिक्षा विभाग था। ये उच्च शिक्षा से संबंधित है गाँव की बेटी योजना। ठीक है, फिर दूसरा कौन है, सीएम राइस स्कूल, ये प्राथमिक स्कूल से संबंधित है। 2000 मेरे ख्याल से 21 में आई है ये वाली योजना। ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना, सीएम गर्ल गार्जियन पेंशन योजना, जिसके जिसके लड़के नहीं है, केवल लड़कियां लड़कियां हैं उनसे, उनके लिए है ये वाली योजना। फिर पीएम आवास योजना, सीएम कन्या विवाह या निगाह योजना। ठीक है, अब कन्या विवाह या निगाह योजना अगर आप देखोगे ना तो इसकी राशि बढ़ा के कितनी कर दी है, 55,000 कर दी गई है। ठीक है, और इसी के ऊपर से अभी टैक्सेशन वाला पेपर हुआ था, है ना, टैक्सेशन वाला पेपर हुआ था 2022 का, उसमें ये कन्या विवाह योजना के ऊपर से क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब वो क्या क्वेश्चन आया था वो मैंने लास्ट ईयर के पेपर के भी अपने वीडियो लगा के रखे हुए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है उसकी अलग से, आप चाहें तो उस पर देख सकते हो। फिर वाइटल स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखोगे तो बर्थ रेट कितना है मध्य प्रदेश में, 24.1, और डेथ रेट यानी कि मृत्यु दर कितनी है, 6.5। और ये दोनों क्वेश्चन जो है वो एमपीपीएससी में आ चुके हैं, एमपीपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ चुका है। और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कितनी है हमारी, 43। ये किसके आंकड़े हैं, एसआरएस 2020 के ये आंकड़े हैं। ठीक है, तो ये आंकड़े जरूर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर आते हैं सेकंड चैप्टर पे। सेकंड चैप्टर क्या कहता है, फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस के ऊपर बात करता है। ठीक है, में क्या गया कहा गया है कि 2004-5 से अगर आप देखोगे तो मध्य प्रदेश जो है वो रेवेन्यू सरप्लस की स्थिति में था पिछले 14 साल से। अगर कोरोना आया, कोरोना आने के बाद से हम वापस से रेवेन्यू डेफिसिट वाले पोजीशन में आ गए, और फिर अलग अलग योजनाएं, समझ रहे होगे आप कौन सी योजनाओं की बात करना चाह रहा हूँ मैं, ये भी हमारे जो कमर अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ की हड्डी है उस पर प्रहार किया है। अब ये ड्यू टू कोविड डिफरेंट इकोनॉमिक कंडीशन अराइजेस, कोविड के कारण अलग अलग विपरीत आर्थिक स्थिति उजागर हुई, जैसे जो वित्तीय घाटा था 2021-22 में वो कितना हो गया, 4.18 था, और 22-23 में कितना हो गया, 4.56। अब ये 4.56 है, ये जो ये है ना ये टैक्सेशन के पेपर में आ चुका है। ठीक है, टैक्सेशन का पेपर हुआ था 2022 वाला, उसमें ये आया था कि मध्य प्रदेश का राजकोषीय घाटा कितना है ना। तो ट्रिक मैंने क्या बनाई थी इसकी, अब जैसे आपको ऊपर पर कैपिटल इनकम की ट्रिक बनाई है ना, पर कैपिटल इनकम, इसमें अगर आप देखोगे कांस्टेंट प्राइस पे, कांस्टेंट प्राइस पे देखोगे तो कितना वृद्धि दर है, 5.67 की। ठीक है, तो कैसे याद किया था इसको, 5, 6, 7। वैसे अगर रेवेन्यू डेफिसिट का आप देखोगे तो इसकी ट्रिक क्या होगी, 4, 5, 6। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, है ना। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या है कि 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में है। 15th फाइनेंस कमीशन ने क्या है, रिकमेंड किया है लिमिट इसकी फिजिकल डेफिसिट की। वित्त आयोग ने राजकोषीय पद को रोड मैप दिया है, राजकोषीय घाटे की सीमा दी है।
2021-22 में 4% रखो, 22-23 में 3.5% रखो, ठीक है, अनुशंसा की है। और 23-24 से 2025-26 के बीच में 3% लेकर आ जाओ, और इस बीच में 0.5% का पावर वो भी दिया हुआ है एडिशनल स्पेस। क्यों दिया है? पावर सेक्टर के रिफॉर्म के कारण ये स्पेस दिया हुआ है कि जैसे ये रिकमेंड किया 3 पॉइंट का, तो 3.5 तक आप इसको रख सकते हो, ठीक है। एडिशनल स्पेस दिया हुआ है 0.5%। फिर 2018 से 2022-23 के बीच में अगर आप रेवेन्यू रिसिप्ट का रेशियो देखोगे, टोटल रिसिप्ट का 77% ज़्यादा हुआ है कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्ति, ठीक है। एक होती है कैपिटल रिसिप्ट, है ना, एक होती है आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट। तो इसमें क्या बता रहे हैं, इसमें ये बता रहे हैं कि टोटल रिसिप्ट में से जो आपका रेवेन्यू वाला एरिया था उसमें 77% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है, ठीक है। कौन से ईयर के बीच में? 2018-19 से 2022-23 के बीच में, ठीक है। फिर एमपी की जीडीपी परसेंटेज जो है टोटल रिसिप्ट का वो 20% है और रेवेन्यू रिसिप्ट का 15% है। हाँ, ये ऐसे ही है, मतलब इतना कुछ खास नहीं है इसमें। द शेयर ऑफ स्टेट टैक्स, जो स्टेट राज्य के जो कर होते थे उसका जो वो है क्या बोलते हैं, अंश या उसका जो पार्ट है, शेयर है, वो बड़ा है। 6.15% से 6.21% हो गया है। राज्य करों में बढ़ोतरी देखने को मिली है 6.15 से 6.21%। फिर टैक्स कलेक्शन, स्टेट ओन टैक्स कलेक्शन ग्रीव, मतलब खुद का जो है भारत का मध्य प्रदेश का खुद का टैक्स कलेक्शन जो है वो बढ़ा है। एनुअल ग्रोथ रेट, इस एनुअल ग्रोथ रेट से 7.94 एनुअल ग्रोथ से हमारा खुद का जो टैक्स कलेक्शन है वो बढ़ा है। अब इसमें स्टेट टैक्स का कितना है? 6.33, स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्स 5.57 और सेंट्रल ग्रांट 3.87। अब ये जो है ना, ये वाला डेटा जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। कि टैक्स कलेक्शन में मतलब ये एक तरीके से रेवेन्यू की भी बात हो रही है कि मध्य प्रदेश में जो आय के स्रोत है उनमें से किसका कितना कितना हिस्सा है। तो खुद के टैक्स से कितना है? 6.33। और जो केंद्र कर लगाती है उस केंद्र करों के हिस्से के रूप में मध्य प्रदेश का कितना है? 5.57 प्राप्त होता है। और केंद्र की तरफ से हमें अनुदान भी मिलता है, वो कितना है? 3.87, ठीक है। फिर टैक्स कलेक्शन एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 13.32% के दर के से संभावना है कि बढ़ेगा 2022-23 के साल में, ठीक है। नॉन टैक्स रेवेन्यू में अगर आप देखोगे तो सिंचाई कर से हमें सर्वाधिक नॉन टैक्स रेवेन्यू प्राप्त होता है। मतलब उसमें तीन ही थे, उन तीन में इरिगेशन वाला एरिया था जहाँ से सबसे ज्यादा हमें प्राप्त होता है कर। मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम कब आया था? 2005, ये ईयर याद रखिएगा, है ना। FRBM एक्ट भी बोलते हैं, केंद्र में भी इसी टाइम पे ही आया था, ठीक है। तो ये समरी वाला था। तो इस वाले लेक्चर के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोगों को फ्री में भगवान करे कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसमें से फंस जाए ताकि आप लोग इसको सही कर पाएं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।